अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। रागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। महमूनी बासिफ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। जनाब मैंने तो अपना ख्याल रख लिया है। आज मैं बहुत बहुत ठीक हूँ, खुश भी हूँ और ठीक भी हूँ, क्योंकि आप सेहतमंद होते हैं ना। आप जब आपकी सेहत अच्छी होती है तो आप ख़ुद ही एनर्जेटिक फ़ील करना शुरू हो जाते हैं, ख़ुद ही अच्छा महसूस करना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही आपकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब होती है ना तो आपका एनर्जी लेवल वैसे ही लो हो जाता है। तो खैर मैं तो आज बहुत ही खुश भी हूँ और सेहतमंद भी फ़ील कर रही हूँ, एनर्जेटिक भी फ़ील कर रही हूँ। खैर जब मैं आ रही थी ना उस हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है कि आई गॉट लिटिल बिट लेट टुडे बिकॉज़ बाहर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। पता नहीं कहाँ से इतनी ट्रैफिक आ गई है पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर बिलखुसूस लाहौर शहर में। जिस सड़क पर भी हम जा रहे थे ना, ड्राइवर लेकर आ रहे थे, उस सड़क पर इतनी गाड़ियाँ थी, इतनी मोटरसाइकिलें थी, इतनी ट्रैफिक थी। और लिटरली मैं ये सोचने पर मजबूर होगी कि आई कहाँ से है। रोज़ाना हम इसी आते हैं, यही सड़क पर हम लोग होते हैं और इसी टाइम पर होते हैं, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ है। बाद में पता चला कि वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से ट्रैफिक चौक हुई थी। ट्रैफिक जो है ना आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। अब ऐसे मामलात में बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। ट्रैफिक है, ट्रैफिक का इज़्दिहाम मचा हुआ होता है हमारी सड़कों पर, लेकिन कुछ एहतियातें आपने बरतनी होती हैं। जैसे हम भी टाइम से निकले थे घर से कि हम टाइम पर ही ऑफिस पहुंच जाएंगे, जो हम रोज़ाना टाइम लेते हैं, एक मेजरमेंट होती है हमारी। इसी तरह बहुत से लोग ले रहे होंगे, वहाँ पर बाइक पे भी लोग जा रहे थे अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, यूनिवर्सिटी, कॉलेज। बहुत से लोग गाड़ियों में भी जा रहे थे अपने बच्चों को छोड़ने के लिए, या फिर वो ऑफिस का रुख कर रहे थे कि हम टाइमली पहुँच जाए। लेकिन आगे मसला था जिसकी वजह से सुस्त से हमारी ट्रैफिक चल रही थी। अब जो ख़ास तौर पर जो मोटरसाइकिल वाले लोग हैं ना, वो इतनी रैश ड्राइविंग करते हैं ना कि ना वो अपना कि ख़ुद को चोट लग सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, ना वो ये देखते हैं कि जो उनके साथ कोई बच्चा बैठा हुआ है या फिर ख़ातून बैठी हुई है उनका भी ख्याल रखना है। तो उन लोगों के लिए ये ख़ास करके आज मैं पैगाम दूंगी कि जनाब आप जब निकलें तो देख लिया करें इर्द गिर्द भी और अपने आगे और पीछे भी कि जनाब आपके साथ भी कोई बैठा हुआ है, आप अकेले नहीं जा रहे होते सड़क के ऊपर। आपने ये जो रैश ड्राइविंग करनी होती है ना, ये अच्छी नहीं है, ना ही आपके लिए ना ही आपके साथ जुड़े लोगों के लिए। तो ये थोड़ा सा एहतियात हमें बरतनी चाहिए जब हम सड़क पर निकलते हैं। कुछ ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे लिए ही बनाए जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज जो मैंने देखा है, ऑब्ज़र्व किया है, वही आप लोगों के साथ शेयर भी कर लिया जाए। तो अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं जनाब सेहत के हवाले से। आज हमने बात करनी है फ्रोज़न शोल्डर के हवाले से, जिसे तिब्बी इस्तिलाह में ना एडहेसिव कैप्सुलिटीज़ कहा जाता है। अब ये एक ऐसी कैफियत है जिसमें आपके कंधे के जो जोड़ है ना उसमें सख्ती पैदा होना शुरू हो जाती है। दर्द शदीद और हरकत की जो महदूद है ना वो होना शुरू हो जाती है। अब ये बीमारी ख़ास तौर पर डायबिटीज़ के मरीज़ों में आम पाई जाती है और उनकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो बुरी तरह मुतासर कर सकती है। और अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए इसका तो इसका असर ज़्यादा देरपा और शदीद हो सकता है। तो आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि डायबिटीज़ के मरीज़ों में फ्रोज़न शोल्डर का मर्ज़ कितना तकलीफ दे हो सकता है और इसका इलाज क्या है, फिज़ियोथेरेपी के थ्रू इसका इलाज किस तरह मुमकिन बनाया जा सकता है। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर मरीम राना ने हमें ज्वाइन किया है आज, जो कि फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर मरीम आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर मरीम, फ्रोज़न शोल्डर के हवाले से बात करनी है हमने, ख़ासतौर पर जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स लोग हैं उनके अंदर ये क्यों इतना ज़्यादा पाया जाता है कि वो कहते हैं हमें हमारा फ्रोज़न शोल्डर हो गया या हमारे जॉइंट्स में प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है। अच्छा, डायबिटीज़ के अंदर जो है ना ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है कि आपके जॉइंट्स जो हैं वो फ्रीजिंग स्टेज की तरफ चले जाते हैं। तो इसमें मोस्ट कॉमन जो देखा जाता है दैट इज़ फ्रोज़न शोल्डर, जिसको कंधे का जाम होना या एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कहा जाता है, जिसमें आपका जो शोल्डर जॉइंट है दैट वर्क्स ऑन अ लॉक एंड की मॉडल। तो आप जैसे लॉक चाबी फंस जाती है ताले के अंदर, उस तरह से वो शोल्डर का जॉइंट जो है वो लॉक हो जाता है और फिर आपकी मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। और इसके अंदर जो है आपकी 3 डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जिसमें पेन, स्टिफनेस और इन्फ्लेमेशन होती है। और फिजियोथेरेपी के थ्रू फिर इसका ट्रीटमेंट प्लान देखा जाता है। बट ये ज़्यादातर ये शुगर पेशेंट में ही क्यों पाया जाता है? ऐसी क्या उनमें डेफिशिएंसी होती है, क्या मामला होता है, क्या वजह है इसकी, रूट कॉज क्या होती है?
अच्छा, रूट कॉज इसकी यही होती है, देखिए ये जो आपके जो शुगर लेवल स्पाइक करते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो आपकी लो हो जाती है बॉडी के अंदर, तो वो जो है आपके जॉइंट्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, वो क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है बॉडी के अंदर। और ये सबसे बड़ी रीज़न यही होती है कि जब आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स को कहा जाता है कि आप इंसुलिन के थ्रू भी इसका ट्रीटमेंट है, लेकिन आप उससे पहले इसको रिवर्स कर सकते हैं थ्रू फिजिकल एक्टिविटी। तो जो लोग फिजिकल एक्टिविटी की तरफ नहीं होते हैं ज़्यादा, उनके अंदर ये दे आर वेरी प्रोन टू गेट के उनके जॉइंट स्टिफनेस की तरफ चले जाते हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ती जाती है, स्वेलिंग, रेडनेस, और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये जॉइंट लॉक हो जाते हैं। अच्छा, ये आहिस्ता आहिस्ता खुद से ही होना शुरू हो जाते हैं? वरना होता है ना जैसे हम लोग, हमारा पोस्चर गलत होता है, कभी हम सोए हुए होते हैं और सुबह उठते हैं तो हमारी कंधे में या हमारी गर्दन में स्टिफनेस हुई हुई होती है, इनका भी ऐसे ही होता है या ये किसी टाइम भी इनके शोल्डर जो है फ्रोजन हो सकता है? नहीं, देखिए अगर हम सुबह उठे हैं और हमें फील हो रहा है कि शोल्डर मसल्स टाइट हैं और हमारी नेक भी इन्वॉल्व है, अच्छा ये करेक्ट डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 3 डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं जिसको लोग जो है फ्रोजन शोल्डर के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। समटाइम्स आपको रोटेटर कफ इंजरी होगी, जो हमारा मसल है वो डैमेज हो गया, उसमें भी यही हो रहा होता है कि शोल्डर की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हुई हुई है, या आपको बर्साइटिस हो गया है, कोई आपकी इस तरह की इंजरी हो गई है, कोई अगर एथलीट है तो उसको इंजरी होगी, तो उसके अंदर भी यही आ रही होती है एक चीज़ कि उसमें भी शोल्डर की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट है, एक सर्टेन एंगल पे जाकर आप जो है ना रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट नहीं कर पा रहे। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका करेक्ट डायग्नोसिस हो, कि आपको पता चले कि लेवल कौन सा है, स्टिफनेस है, पेन है, किस एंगल तक मूवमेंट पॉसिबल है और किस तरह से। और ये जो फ्रोजन शोल्डर जो एडहेसिव कैप्सुलाइटिस है, उसकी सबसे बड़ी यही है कि सबसे पहले ना आपको इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है, कि वो फौरी तौर पे ऐसे नहीं लगता कि आपकी मूवमेंट रुक गई है, एक शार्प पेन आपको स्टार्ट हो जाती है और आपको फील होता है कि ये जो है ना सिर्फ इस जगह पे, ये जो लॉक है हमारा उस जगह पे है और कहीं रेडिएट नहीं कर रही है, नेक को इन्वॉल्व नहीं किया हुआ उसने। ओके, मतलब पहले जो है वो इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है, तो उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं जो कि पेशेंट हैं ख़ास तौर पर डायबिटीज़ के, कि आपको फ्रोजन शोल्डर का मसला हो सकता है। और अगर इसका इलाज ना टाइमली करवाया जाए तो ये क्या बहुत ज़्यादा पेनफुल और ज़्यादा आगे जाके वर्सन भी हो सकता है सिचुएशन? बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं जब वो तीनों स्टेज क्रॉस करके थॉइंग स्टेज पे होते हैं। अच्छा। उसमें पेन नहीं हो रही होती है लेकिन मूवमेंट खत्म हो चुकी होती है। अगर वो कहे ना जरा सा भी वो ऊपर भी नहीं कर सकते। वो शर्ट चेंज करना, डेली रूटीन के जैसे कॉम करनी है, बाल कंघी करने हैं, शर्ट चेंज करनी है, कोई चीज़ कैरी करनी है, कोई काम नहीं है, ऑल्दो पेन नहीं है लेकिन वो वर्स हो चुका है, बिल्कुल लॉक है, और वो खोलने के लिए ना फिर ही रिकमेंड की जाती है। उस स्टेज पे फिजियोथेरेपी बिल्कुल हेल्पफुल नहीं होती है। फिजियोथेरेपी तब तक हेल्पफुल है जब तक वो सिर्फ पेन है या स्टिफनेस है, तो हम उसको पेन मैनेजमेंट के थ्रू और मोडेलिटीज़ के थ्रू जो है हम पेन को भी कम कर सकते हैं और मूवमेंट को भी दोबारा से रीगेन कर सकते हैं। मतलब अगर आपकी मोबिलिटी बिल्कुल कम हो गई है आपकी, तो फिर आपके पास ऑपरेशन ही एक ऑप्शन है। हाँ। फिर आपने सर्जरी के थ्रू ही करना है, तब आपकी फिजियोथेरेपी काम नहीं आएगी। फिजियोथेरेपी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड स्टेज पर काम आएगी या फर्स्ट स्टेज पर अगर आप करवा रहे हैं तो उसके ज़्यादा बेनिफिट्स हैं? अगर आपने बिल्कुल स्टार्ट कर दिया है, कोई भी इंजरी हुई है, कोई भी आपको इस तरह से फील हो रहा है कि अगर डायग्नोसिस नहीं हुआ लेकिन आपको फील हो रहा है कंधे में एक शार्प सी पेन रहती है और आप नहीं एक्टिविटीज कर रहे, कहीं ना कहीं से रिस्ट्रिक्शन आ रही है, शर्ट चेंज करते, कंघी करते आपको मुश्किल आ रही है, फौरी तौर पे आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाए। बल्कि इतना भी वेट ना करें कि आपको मुश्किल का सामना करना पड़े। फिजियोथेरेपी इज लाइक प्रिवेंशन, किसी भी मसले से पहले आप प्रिवेंट कर लें उसको, तब फिजियोथेरेपी का रोल है। बिकॉज हमारा ये होता है ना कि चलो हल्की सी स्टिफनेस हुई है या हल्का सा चले दर्द हुआ है तो हमें लगता है पोस्चर का मसला हुआ है तो खुद ही ठीक हो जाएगा, हम सोएंगे खुद ही ठीक हो जाएगा, यहाँ पर कोई ना बाम लगा लेते हैं, यहाँ पर कोई ऑयल की मालिश करा लेते हैं तो वो ठीक हो जाएगा। ऐसे लोगों को जिनको फ्रोजन शोल्डर का मसला हो सकता है या खासतौर पर डायबिटीज वाले हैं जो ये प्रोन है इसके लिए, उनको इस तरह की रेमेडीज करनी चाहिए कि ऑयल लगा के मसाज करवा ली या फिर बाम लगा ली, ये करना चाहिए उन्हें? अच्छा देखिए, अगर आप किसी प्रोफेशनल केयर के पास जा रहे हैं, खुद से घर में जो कर रहे होते हैं, जो घर में कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। जिनको शौक होता है किसी को भी लगा लिया, जो मसाज करा ले, वो उसको वर्स कर देते हैं। हो सकता है कि आपको वहाँ पे मोबिलाइजेशन की जरूरत ना हो, वहाँ पे उसको रगड़ने की या टिश्यूज को, मसल को प्रेस करने की जरूरत ना हो, जिससे आपका ट्रिगर पॉइंट एक्टिव हो जाए। जो पेन दबी हुई है, समटाइम्स आपकी मसाज जो है उसको ट्रिगर कर देती है और वो फिर आपको ना सुपरफिशियली बहुत ज्यादा फील होने लग जाती है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है घर पे इस तरह के टोटके ना करें आप लोग। ठीक है। अच्छा, ये जो शुगर पेशेंट्स के अलावा और कौन कौन से लोग हैं जो प्रोन हो सकते हैं फ्रोजन शोल्डर को लेकर? देखिए, जैसे किसी एथलीट है, उसको कोई इंजरी हुई है और उसने वैसे ही छोड़ दिया है, अनहील्ड कोई भी चीज़ होगी ना, वो फिर वर्स कंडीशन में आती है। वो पहले एक्यूट होती है, फिर जब वो निकलती है दोबारा से ट्रिगर होती है, वो क्रॉनिक हो जाती है। या आपको कोई एक्सीडेंटल इंजरी हुई है या गिरे हैं, स्लिप हुए हैं और कोई वजन आ गया, जैसे सीढ़ियाँ उतरते हुए पेशेंट है जिनको दीवार पे ऐसे जोर लगा है, तो वो प्रेशर आ गया, उस टाइम तो सिर्फ उनको अपने मसल्स में फील हुआ है, लेकिन वो लीड करता गया फ्रोजन, क्योंकि उन्होंने हिलाने बंद कर दिए। उनको लगा कि मैं इसको मूवमेंट दूंगी तो पेन ज्यादा होगी। और लोगों की सुनी सुनाई बात है कि इसको बस रेस्ट दें, इसको बाम लगा लें और इसको हिलाएं जुलाएं ना। वो वर्स हो गया, वो मूवमेंट कम होने की वजह से वो लॉक की तरफ चला गया है। जोड़ों को हिलाएंगे नहीं तो ऑब्वियसली वो बेकार हो जाएंगे ना, फिर उनको उनका फ्यूल ही मूवमेंट है। किसी भी जॉइंट की, आपकी बॉडी का बेसिक फ्यूल जॉइंट्स का मूवमेंट है। आप जितनी ज्यादा मूवमेंट करते हो आप उसको फ्यूल दे रहे हो। जैसे जैसे आपने मूवमेंट कम कर दिया, आपने फ्यूल देना बंद कर दिया, वो जम जाता है गाड़ी के टायर की तरह। सही है। मतलब कि अगर खुदा ना खास्ता कोई आपको इंजरी होती है या कोई ऐसे प्रॉब्लम होती है तो आपने अपने जॉइंट को ज़रूर मूव करना है, आपने उसको लॉक नहीं होने देना है। हम कहते हैं ना चलो उसको रेस्ट दे दें, कल तक जो है ना वो और उसको रेस्ट मिलेगा, शायद हमारे जॉइंट को तो ठीक हो जाएगा, उसको मोबिलिटी में लेकर आना है। तो मेरे ख्याल से इस हवाले से कुछ छोटी छोटी एहतियातें भी हैं और कुछ एक्सरसाइज भी हैं जो हम करके दिखा सकते हैं हमारे देखने वालों को, ताकि उन्हें पता चल जाए कि अगर इसका मसला हो रहा है फ्रोजन शोल्डर का तो ऐसी कौन कौन सी छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं जो की जा सकती हैं। जी ठीक है, ठीक है। चलें, ये आप घर पे भी इजीली परफॉर्म कर सकते हैं ताकि आपको पता चले कि आपने, अगर आपको फ्रोजन शोल्डर हो रहा है तो आप ये वाली एक्सरसाइज की जा सकती हैं। अच्छा, देखिए, खुद से डायग्नोसिस नहीं होना चाहिए, कोई प्रोफेशनल ही आपका डायग्नोसिस करे, पता चल जाए कि अब ये आपको फ्रोजन शोल्डर हुआ है। तो आपने सबसे पहले स्टार्ट ये करना है कि आप जो है, जैसे बच्चे अपने कंधे ऊपर उठाते हैं, श्रगिंग जिसको हम बोलते हैं, आपने इसको होल्ड करना है और फिर रिलीज करना है। कुछ देर के लिए होल्ड करना है, रिलीज करना है। ये आपने शोल्डर को हल्की सी मूवमेंट दी है। उसके अलावा आप ये राउंडिंग ऑफ शोल्डर्स कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आपका शोल्डर लॉक में हो रहा है। अच्छा, जिन लोगों को पेन है उनके लिए मुश्किल होगी ऑब्वियसली, तो पेन में जॉइंट भी स्टिफ हुआ हुआ है, तो हमने क्या करना है, उसको थोड़ी सी गरमाइश देनी है मसल को। हीटिंग पैड आपके पास होना चाहिए, उससे मसल रिलैक्स हो जाएंगे, तो फिर आप इजीली उसको मूव कर सकते हैं। ये बेसिक है जब आप फ्रीजिंग स्टेज पे हैं, स्टेज 1 है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप कोशिश कर सकते हैं कि एक फोरहेड क्लैप आप करेंगे लाइक दिस, और फिर आप कोशिश करेंगे साइड से लेके आए और साइड से लाके क्लैप करें। अब लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि मैं तो बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हुई हुई है, कैसे स्टार्ट करूं? तो स्टार्ट करने के लिए आप यही करेंगे कि पहले आप गरमाइश दें, मसल्स को रिलैक्स होने दें, फिर हल्के हल्के से स्टार्ट लें। फिर वही बेसिक श्रगिंग आ गई, फिर ये साइड क्लैप आ गया, कुछ राउंडिंग ऑफ शोल्डर्स आ गई, ठीक है। उसके अलावा आप जब फिजियो को विजिट करते हैं तो पेन मैनेज करने के लिए वो कुछ मशीन्स का यूज करते हैं जो इंटरनल हीलिंग जो हुई, डैमेज हुआ हुआ उसको हील करता है। फिर हम इसके अंदर एक्सरसाइजेस करते हैं। अच्छा, अब जिन लोगों को फील हो रहा है कि वो डायबिटिक हैं और वो उसको रिवर्स भी करना चाह रहे हैं कि इससे पहले कि वो फ्रीजिंग स्टेज या इस तरफ जाएं, एडहेसिव कैप्सुलाइटिस की तरफ, फ्रोजन शोल्डर की तरफ, तो उसके लिए भी कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो सारे डायबिटिक लोग जो हैं वो घर पे कर सकते हैं। घर में किसी जगह पे खड़े हो जाएं, स्टेबल होना चाहिए आपका ग्राउंड, ऐसे स्लिपरी स्लोप नहीं होना चाहिए। अच्छा, फर्स्ट आपने अपने टोज पे खड़े होना लाइक दिस, ठीक है। ये मैं अपनी हील्स ऊपर उठा रही हूँ और टोज पीछे और हाथ का प्रेशर इस तरह से, ठीक है। इसको आप 1 मिनट के लिए रिपीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जिनके घुटनों में दर्द है उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन जो आसानी से कर सकते हैं, आपने स्क्वाट करते हुए नीचे की तरफ जाना है और फिर दोबारा अपने टोज पे खड़े होना है। अच्छा, ये लग मुश्किल रही होती है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, फ्लो बन जाता है तो बहुत आसान हो जाता है। सही है, ठीक है। इसी तरह से स्क्वाट करते हुए नीचे जाएं और फिर प्रेशर देके वापस उस पे। फिर एक एक्सरसाइज होती है, आपने इस तरह से पीछे को जोर देना है और इस तरह से लाइक दिस, ठीक है। ये बहुत आसानी से आप घर पे कर सकते हैं। सही है। ये सारे आपकी बॉडी के जो ब्लड फ्लो है उसको तेज करता है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो फूड एंटर हो रहा होता है उसको फ्लो को तेज कर देता है, और खाना जो है वो आपका फैट जो है वो नहीं बनने देता। तो ये वेट लॉस के लिए भी आप कर सकते हैं और डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए। ठीक है, मतलब ये आपने खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद 1-1 मिनट जो है आपने ये एक्सरसाइज जरूर करनी है।
डॉक्टर मरीम राना हमारे साथ मौजूद थी, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। फ्रोज़न शोल्डर के हवाले से हमने बात की, उसकी क्या एक्सरसाइज हो सकती हैं जो आप घर में परफॉर्म कर सकते हैं। डॉक्टर मरीम, थैंक यू सो मच कि आप आई, इसके ऊपर बात की है। हम जनाब आज के दौर में तालीमी निज़ाम में सिर्फ नज़रियाती तालीम काफ़ी नहीं रही है, बल्कि अमली तजुर्बा हासिल करना भी बेहद ज़रूरी होता जा रहा है, क्योंकि अब इंटर्नशिप्स और प्रैक्टिकल लर्निंग को तालीम का एक अहम हिस्सा समझा जाता है। अब ये दोनों चीज़ें ना सिर्फ स्टूडेंट्स की सलाहियतों को बढ़ाती हैं, बल्कि उन्हें मुस्तकबिल में अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी तैयार करती हैं। और यही वजह है कि इंटर्नशिप और जो प्रैक्टिकल लर्निंग है, इसको दुनिया भर की तालीमी पेशा वराना जो तंजीमें हैं वो नहायत ही अहमियत देती हैं। ये ना सिर्फ स्टूडेंट्स को हकीकी दुनिया का एक एक्सपीरियंस फ़राहम करती हैं, बल्कि उनकी शख्सियत साजी, पेशा वराना रवैया और एतमाद में भी इजाफ़ा करती हैं। तो आज के सेगमेंट में हम इसी हवाले से बात करने जा रहे हैं कि मौजूदा दौर में स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप्स और प्रैक्टिकल लर्निंग की अहमियत क्या है। इस पर बात करने के लिए अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद है, करियर कंसल्टेंट हैं। उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या फाइंड आउट उन्होंने किया है कि ओवर द वर्ल्ड ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं और पाकिस्तान में इनकी अहमियत क्या है। अब्दुल रहमान, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ऑल गुड, थैंक यू वेरी मच मुनीबा फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अब्दुल रहमान, इंटर्नशिप्स एंड प्रैक्टिकल लर्निंग, हमने भी अपने करियर में जब हमने स्टार्ट करना था, हमने इंटर्नशिप्स की, प्रैक्टिकल लर्निंग की। जाकर जो हमने पढ़ा था उसके बिल्कुल ऑपोजिट था जब हम फील्ड में गए थे ये इंटर्नशिप्स करने। आज के दौर में भी इंटर्नशिप्स की अहमियत है, एंड व्हाट इज़ इंटर्नशिप? बहुत अच्छा सवाल है, और जिस तरह से आपने कहा कि थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। और उससे भी पहले ये कि हम ये समझ लें कि बेसिकली इंटर्नशिप है क्या। इंटर्नशिप बेसिकली किसी भी कंपनी के साथ एक शॉर्ट टर्म वर्क एक्सपीरियंस है, जो कि जॉब नहीं कहलाता, लेकिन इट्स जस्ट लाइक अ जॉब। और ये शॉर्ट टर्म होता है, और इसके अंदर जो आपको पैसे मिलते हैं, जो इंसेंटिव या स्टाइपन आपको मिलता है, दैट इज़ वे लेसर देन अ सैलरी। अब इंटर्नशिप बेसिकली है क्या, और आपको ये इंटर्नशिप करनी क्यों चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी पर्टिकुलर डिग्री के अंदर आप एक स्टूडेंट हैं। हम एक केस के तौर पर एक डिग्री ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आप बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आप बीबीए के स्टूडेंट हैं, और आप किसी भी और डिग्री के स्टूडेंट भी हो सकते हैं। और आप इस केस में अपने आप को पुटअप करके देख सकते हैं दैट हाउ यू फिट इन। आप 4th सेमेस्टर तक थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़ते हैं, आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, आप बेसिक आप बिजनेस लॉज पढ़ते हैं, आप कम्युनिकेशन पढ़ते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं, मार्केटिंग के बारे में जानते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं। और ये सब कुछ जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको लगता है कि शायद आई एम मोर इंक्लाइंड टुवर्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और आपको लगता है दैट HR मैनेजमेंट इज माई फोर्टे। अब 5th सेमेस्टर में दिस इज द स्टेज के जहां पर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन शुरू होती है, चाहे आप किसी भी डिग्री में। स्पेशलाइजेशन करने से पहले आपको समर वेकेशंस होती हैं। आई अर्ज ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, अपनी तमाम तर ऑडियंस जो हमें आज इस स्क्रीन के थ्रू हमें सुन रही है, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने 5th सेमेस्टर में स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट एनरोल करने से पहले इंटर्नशिप करें। अब उसकी रीजन क्या है? आपको लगा कि आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर अच्छे हैं और आप उसमें इंटरेस्टेड हैं। आप किसी बड़ी कंपनी के अंदर गए और आपने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया HR मैनेजमेंट के अंदर। आप वहां पर गए, आप डिफरेंट क्रॉस डोमेन लोगों से मिले, आप रिटेल के लोगों से मिले, आप मर्चेंडाइजिंग के लोगों से मिले, आप मार्केटिंग के लोगों से मिले। और जब आप मार्केटिंग के लोगों से मिले, आपको लगा कि ये तो काम बहुत क्रिएटिव है, हाँ। ये तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर्स हैं, ये तो ब्रांडिंग कर रहे हैं, ये तो बाहर की दुनिया से कनेक्ट कर रहे हैं ब्रांड को, और मेरे अंदर तो वो क्रिएटिव सलाहियत मौजूद है, और मैं तो मार्केटिंग में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। और आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी के अंदर फर्क पता चला कि थ्योरेटिकली पढ़ते हुए मुझे HR अच्छा लग रहा था, लेकिन प्रैक्टिकली जब मैं मैदान में उतरा तो मुझे पता चला कि मेरी स्ट्रेंथ भी मार्केटिंग है और मेरा इंटरेस्ट भी मार्केटिंग है। इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि इर्द गिर्द के लोगों से सुनी हुई बातों की बेस पर और किताब में पढ़ी हुई चीज़ों की बेस पर एक इख्तरा अपने जहन में निकालते हैं, और वो ये है कि एक पर्टिकुलर चीज़ मेरी स्ट्रेंथ है, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल फील्ड में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मेरा फोर्टे ही इंटायरली डिफरेंट है। सो आई अर्ज ऑल ऑफ यू गाइज एंड आई रिकमेंड ऑल ऑफ यू गाइज कि आप जब भी इंटर्नशिप करें तो उसको 5th सेमेस्टर से पहले करें, ताकि 5th सेमेस्टर में आपको स्पेशलाइजेशन चूज करने का मौका मिले। तो दिस इज वन पार्ट ऑफ द गेम कि आपको अपने सब्जेक्ट अलाइनमेंट करने के लिए आसानी रहती है।
दूसरी जो जरूरी चीज है इंटर्नशिप करने के लिए, दैट इज हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज। Okay. आप किसी भी फील्ड में जाते हो, आपको उसका एक नॉलेज होना चाहिए, उसकी बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए कि हाउ बेसिकली क्रॉस डोमेन्स फंक्शन, व्हाट इज टीम मैनेजमेंट, व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो मुझे पता है कि आप लोग लेक्चर्स बड़े बंद करते हैं, लेकिन जब आप काम पर, आप जब एक प्रैक्टिकल लाइफ शुरू करते हो तो उसमें 9 o'clock मींस 8:55, राइट? सो यू हैव टू बी ऑन टाइम डिस्पाइट ऑफ द ट्रैफिक एंड डिस्पाइट ऑफ ऑल द थिंग्स जो आप क्लास में बता रहे होते टीचर्स को। सो अब चीजें चेंज होती हैं, ट्रांसफॉर्म होती हैं, और इंटर्नशिप आपको उस प्रोफेशनल अटायर में, उस प्रोफेशनल डिमीनर में ढलने का मौका देती है और आपको एक चांस देती है, प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करती है वो सारी चीज़ों को। सो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होती है। तीसरी ज़रूरी चीज़, जब आप किसी बहुत बड़ी कंपनी में जाकर अप्लाई करते हैं मुनीबा, वहाँ पर कंपटीशन बहुत होता है, बिकॉज जब वो जॉब एडवर्टाइज की उन्होंने तो बहुत सारे टैलेंटेड लोग अक्रॉस द कंट्री वहां से पहुंच गए उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। अब यहाँ पर डिसाइड होगा एक्सपीरियंस। सभी लोग अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, सभी लोगों ने वही डिग्री की हुई है, सभी लोगों की स्पेशलाइजेशन वो है, सभी लोग अच्छे दिख भी रहे हैं, अच्छा बोल भी रहे हैं, सब कुछ एक जैसा है। अब डिसाइड क्या चीज करेगी, दैट इज एक्सपीरियंस, कि आपको ऑलरेडी उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ आपके पास मौजूद है। सो वहां पर जिन लोगों के पास उसी डोमेन की इंटर्नशिप होगी, दे विल गेट दैट प्रिविलेज टू गेट दैट जॉब। और मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज जब आपका काम इंटर्नशिप पे ही उन्हें पसंद आ जाता है तो वो आपको जॉब दे देते हैं, प्री जॉब ऑफर दे देते हैं। इवन मुनीबा दे से कि 2 साल बाद जब डिग्री खत्म होगी तो आ जाइएगा, बिकॉज उनको लगता है कि यार इसमें लीडरशिप है, इसमें कम्युनिकेशन है, इसका ये डिमीनर है कि ये मेरी कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकता है। सो आपको प्री जॉब ऑफर्स भी वहां पर मिल जाती हैं। पाकिस्तान के अंदर आई रिकमेंड कि बिकॉज वी आर अ ग्रोइंग इकोनॉमी, जस्ट टू लेट यू गाइस नो, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू दीस स्टैट्स, बाय राइट नाउ पाकिस्तान इज अमंग टॉप 4 कंट्रीज इन द वर्ल्ड कि जो कि एज अ फ्री, जिसमें फ्रीलांसिंग बहुत ज्यादा ग्रो हो रही है, एंड बाय 2030 वी आर गोइंग टू बी नंबर 1। तो हमारा टॉपिक क्योंकि फ्रीलांसिंग नहीं है, लेकिन इंटर्नशिप पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप इंटर्नशिप्स ऑन टाइम कर लेते हैं, क्रॉस डोमेन इंटर्नशिप्स आप कर लेते हैं, सो आपको इवन फिजिकल जॉब्स के अंदर और इवन ऑनलाइन जॉब्स के अंदर दिस थिंग इज गोइंग टू बेनिफिट यू कि जब आप अपनी डिग्रीज करके निकलेंगे, आपके मुल्क के अंदर इट्स नॉट लाइक अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बल्कि ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है और ज्यादा मौके मौजूद हैं। सो बी ऑप्टिमिस्टिक, और पाकिस्तान में रहते हुए इट्स इंपॉर्टेंट कि आप इंटर्नशिप करें और इसका आपको बहुत ज्यादा इसका फायदा ही होने वाला है। लेकिन यहाँ पे कल्चर है वैसे आपको लगता है कि प्रैक्टिकल लर्निंग और इंटर्नशिप का, कि बच्चों को इनकरेज किया जाए कि आप जाएं अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाके जो है ना वो प्रैक्टिकल लर्निंग करके आए या इंटर्नशिप्स करके आए? यूनिवर्सिटी लेवल पर जो मैंने टॉप टियर के अंदर जो चीज़ देखी है वो ये है, फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंटल लेवल के ऊपर जो आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे होते हैं, दे आर वेरी वेल अवेयर्ड पीपल कि बहरहाल आपको इंटर्नशिप करनी चाहिए। लेकिन क्लास में 2 से 3 तरह के बच्चे होते हैं। एक वो बच्चा है जो बाय द टाइम सब कुछ करता रहता है, वो आज का काम आज ही करता है, वो चीज़ें लिखता भी है, नोट्स भी बनाता है, और वो डूअर है। दूसरा बच्चा वो होता है कि जो आज नहीं लिखता, लेकिन वो कहता है मैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, और वो कर लेता है। और एक कैटेगरी होती है कि जो करती नहीं। सो जो फर्स्ट 2 कैटेगरीज हैं उनके यहाँ भी ये चीज की रियलाइजेशन मौजूद है कि इंटर्नशिप्स आर इम्पॉर्टेंट और हमें ये करना है और हमारे करियर के लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो थर्ड कैटेगरी है, दे आर द ब्लेमर्स। वो वक्त पर जो चीज बताई गई है उसको सुनेंगे नहीं और उसको करेंगे नहीं। लेकिन जब वो प्रैक्टिकली फील्ड में जाएंगे तो वो ये कहेंगे, आपको ये कहते हुए सुनाई देंगे कि मुझे तो यूनिलीवर में जॉब नहीं मिली, क्योंकि वो तो रेफरेंस पे रख रहे हैं। वो रेफरेंस पता है क्या था? वो रेफरेंस इंटर्नशिप का रेफरेंस था, वो रेफरेंस कम्युनिकेशन स्किल का रेफरेंस था, वो रेफरेंस एक्सपीरियंस का रेफरेंस था, वो और किसी चीज का रेफरेंस नहीं था। सो आपके पास वो रेफरेंस नहीं था, इसलिए आपको वो जॉब भी नहीं मिली। तो इससे अच्छा है कि आप कल को ब्लेम्स और क्लेम्स करते हुए दिखाई दें, चीजों को आज ही करें। कल्चरली अगर मैं आपको बताऊं तो अवेयरनेस बहरहाल मौजूद है, लेकिन हमारी जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट कम्युनिटी है, यहाँ पर उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने टीचर से इस पे सवाल करें, वो अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों से जिन्होंने या तो इंटर्नशिप्स कर ली हैं या वो आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप उनसे इस चीज़ पे गाइडेंस लें कि मैं कैसे सेलेक्ट हो सकता हूँ, मुझे कैसे सीवी बनानी है, किस अटायर में जाके इंटरव्यू देना है, बिकॉज इंटर्नशिप भी आपको सीवी और इंटरव्यू के बाद ही मिलता है। सो आपको उसके लिए भी तैयार होना, आपको इसके लिए भी तैयार होना। सो थोड़ी मेहनत करें, बिकॉज मेहनत किए बगैर कुछ नहीं होने वाला। सो शॉर्टकट कुछ भी नहीं है, राइट? सो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है, कल्चर मौजूद है, द आंसर इज कल्चर मौजूद है, अवेयरनेस भी मौजूद है और गाइड करने वाले लोग भी मौजूद हैं। स्टूडेंट कम्युनिटी को ये चीज रियलाइज करनी है कि इस चीज के
के बगैर वो पीछे रह जाएंगे और फिर वो जो है ये मार्केट में जो है वो जॉब्स आपको नहीं मिल रही होंगी बिकॉज ज्यादा एक्सपीरियंस लोग उन चीजों को ग्रैब कर चुके होंगे। सो ब्लेम्स करने की बजाय इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अभी करें, जस्ट गेट ऑन योर टूल्स, मेहनत करें बिकॉज दिस मेहनत इज गोइंग टू पे यू ऑफ इन द फ्यूचर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो बड़ा ज़रूरी है कि इंटर्नशिप्स और प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए आपको मैदान में उतरना, फील्ड में जाना, उस डोमेन को फाइंड आउट करना कि आपका इंटरेस्ट उसके अंदर है और आप किस तरह उसमें अपनी अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकते हैं। तो इस पर हम बात कर रहे थे इंपॉर्टेंस ऑफ इंटर्नशिप एंड प्रैक्टिकल लर्निंग। अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल रहमान, थैंक यू सो मच। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, हम अक्सर सुनते हैं कि मुल्क चलाने के लिए टैक्स देना ज़रूरी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम वाकई अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं? क्या कसूर आवाम का है जो टैक्स नहीं देते हैं, या निज़ाम का है जो आवाम का एतमाद जीतने में नाकाम रहा है? इनकम टैक्स का निज़ाम आखिर इतना पेचीदा क्यों है कि एक आम आदमी इससे दूर भागता है? आज यही बात करेंगे कि टैक्स चोर हम हैं या हमारा सिस्टम है, और जानेंगे कि इनकम टैक्स का निज़ाम कैसे आसान, शफाफ और काबिल एतमाद बनाया जा सकता है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जाहिद रसूल गुरैया साहब हैं, जो कि इनकम टैक्स लॉ एक्सपर्ट हैं। तो उनसे बात करते हैं। गुरैया साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग मी ओवर हियर। गुरैया साहब, इनकम टैक्स के हवाले से बात करनी, जिससे मैंने बात की कि हम अक्सर ये सुनते हैं कि जनाब मुल्क में अगर हर बंदा अपने हिस्से का टैक्स दे रहा है तो मुल्क बड़ा अच्छा तरीके से तरक्की भी करेगा, चलेगा भी और तमाम तर सहूलियात भी मिलेंगी। लेकिन ये एक आम आदमी समझ लें, उसमें सारे आ जाते हैं, हम भी आ जाते हैं, आप भी आ जाते हैं, जो ताजर बरादरी है ये भी आ जाती, बाकी लोग भी आ जाते हैं इनकम टैक्स के अंदर। इनकम टैक्स फाइल रिटर्न जो है ना जी, उसको वो क्या इसमें परेशानी लगती है लोग कि उसको फाइल नहीं करते हैं या फिर उसको कबाहत समझते हैं इनकम टैक्स देने को? इतना मुश्किल क्यों है ये प्रोसेस, या समझ नहीं आता लोगों को? मैं इसी से स्टार्ट करता हूँ कि हमेशा से हाँ। एक बैटल रही है बिटवीन टैक्स पेयर एंड टैक्स डिपार्टमेंट। क्यों भागते क्यों है टैक्स पेयर, भागते क्यों है टैक्स पे करने? पाकिस्तान में तो एक अदर वर्जन है, अदर ओपिनियन है ये कि का जो है वो बहुत गैप है, ओके, डेफिसिट है। बिकॉज एक आम आदमी ये समझता है कि अगर उसने एनटीएन बना लिया, नेशनल टैक्स नंबर उसने जनरेट कर लिया, देन और रिटर्न फाइल कर ली, तो एफबीआर उसको छोड़ेगा नहीं। एफबीआर उसको फॉलो करेगा, उसको चेज करेगा और अननेसेसरली उसको नोटिस इशू किए जाएंगे। तो ये जो एक परसेप्शन है मेन ट्रस्ट डेफिसिट की, कॉन्फिडेंस नहीं है एक आम आदमी को अदारे के ऊपर, इदारों के ऊपर और स्पेशली एफबीआर के ऊपर। और एक जो इमेज है एफबीआर का, वो एक आप समझें कि बहुत ही एक जालिम किस्म का मैं कहूँगा कि एक अदारा है कि वो छोड़ता ही नहीं है। वो एक बंदे ने एनटीएन बनाने की देर, आपने सपोज करें आज एनटीएन बनाया और आपने एनटीएन बना के टैक्स ईयर 2025 की रिटर्न फाइल कर दी, सही है। एफबीआर क्या करेगा? वो कहेगा जी पिछले 5 साल की रिटर्न भी फाइल कर दें। अब एक गरीब आदमी जब वो कहता है कि यार मैंने रिटर्न फाइल की, सर्विसेज ली एक कंसल्टेंट की, अब पिछले 5 साल का नोटिस आया है, फाइल करें, अगर फाइल नहीं करेंगे तो पेनल्टी है उसके ऊपर। तो इस तरह की जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, फिर ऑडिट जो है उसका ओपन हो जाना, और फिर फिर अगर ऑडिट करके और बैंक अटैच करके और अमाउंट का निकाल के ले जाना, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो एक आम आदमी को कंपेल करती हैं कि आप कहीं किसी तरीके से नेट से बाहर ही रहो। चाहे मुझे प्रॉपर्टी खरीदते हुए मसला हो या डबल या ट्रिपल टैक्स देना पड़ रहा है, नो प्रॉब्लम, मैं दे दूंगा, लेकिन मैं नेट में नहीं आऊँगा, क्योंकि नेट में आ गया तो मैं तो पकड़ा जाऊँगा। नहीं तो क्या वजह, ये इतना एफबीआर पे इतना एतमाद क्यों नहीं है? सिर्फ ये पाकिस्तान में ऐसे ही, पूरी दुनिया में ही ऐसा है? ये यहाँ पर ये मिसाल मिलती है हमें
में, ये यहाँ पे कुछ ज़्यादा है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक रीज़न ये भी दी जा सकती है कि द होल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड ऑफ टैक्सेशन इज़ बेस्ड ऑन क्विड प्रो को। ये क्विड प्रो को है क्या? अच्छा, क्विड प्रो को कहता है कि समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग। ओके, यस। आप अगर टैक्स पे कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि मैं आई एम पेइंग समथिंग, व्हाट विल आई गेट, मैं इसके इन रिटर्न में क्या मिलेगा मुझे? क्या मुझे एजुकेशन मिलेगी फ्री में? क्या मुझे मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी? क्या मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा? क्या मेरे जो सिक्योरिटी मिलेगी, मुझे सेफ्टी मिलेगी? क्या ये सारी चीज़ें मुझसे टैक्स लेकर जिसके लिए ली जा रही हैं, बेसिकली यही तो फंडामेंटल आपके जो है ज़रूरियात हैं, तो क्या ये रियासत देगी? तो यहाँ पे भी आके जब नहीं मिलता तो लोग कहते हैं कि हम चैरिटी कर लेंगे लेकिन टैक्सेशन की तरफ नहीं आएंगे, बिकॉज के ये जो चीज़ें हैं कि मिसयूज़ हो जाती हैं। अब मिसयूज़ में कि जो अवाम का पैसा है वो अवाम के ऊपर नहीं यूज होता, वो मिसयूज़ हो जाता है। मिसयूज़ हो जाता है। एक परसेप्शन ये भी है। हाँ, एक रीज़न मैंने बता दी कि ट्रस्ट का डेफिसिट है। और फिर एक परसेप्शन ये भी है कि हमारा पैसा हमारे ऊपर यूज नहीं होता, वो मिसयूज हो कहीं और हो जाता है। ठीक है, बिकॉज नजर नहीं आता ना कि आप हॉस्पिटल चले जाएं गवर्नमेंट के, वहाँ पर आप रेफरेंस के बगैर अच्छे तरीके से इलाज नहीं करा सकते। एजुकेशन के लिए स्कूल में चले जाएं, पब्लिक स्कूल का हाल ही क्या है, कॉलेजेस कैसे हैं, सिक्योरिटी आपकी देख लें, कॉलेजेस का हाल देख लें। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं लोगों को कि टैक्स ना देने की तरफ। और भी पहलू हो सकते हैं लेकिन मेजरली मैं कहता हूँ कि ये दो ही हैं। एक तो एफबीआर पे ट्रस्ट का ना होना, और दूसरा लोगों का इस बात पे बिल्कुल मानना कि मेरा ही अमाउंट जो है टैक्स वो मुझ पे नहीं लगेगी बल्कि वो मिसयूज़ हो जाएगी। दूसरा ये भी तो एक मानना है ना लोगों का कि लोग कहते हैं जी जो बड़े बड़े लोग हैं, जो माफियाज हैं, उनको ये एफबीआर जो अपने टैक्स नेट में नहीं लेकर आते हैं, जिनके करोड़ों अरबों रुपए टैक्स बनते हैं, जो कि चोरी कर रहे हैं टैक्स, और जो गरीब आदमी है, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जिनकी थोड़ी थोड़ी सैलरी है, उनको ये टैक्स नेट में लेकर आते हैं और उनको ही खींचते रहते हैं, हर साल उनके ऊपर ही बोझ डालते रहते हैं कि आपसे ही हमने टैक्स निकालना है। एक ये भी पहलू हमारे सामने आता है सोसाइटी में। इसको मैं अगर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस बात करूँ ना, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के 5 हेड्स हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, आपने प्रॉपर्टी परचेज की, रेंट आउट कर दी, आप इनकम फ्रॉम बिजनेस है, कैपिटल गेन है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। ये 4 हेड्स अदर जो है ना, इसमें डिडक्शंस अलाउड हैं। डिडक्शन अलाउड मीन के सपोज करें कि आप यहाँ पे आई और आपको दुनिया न्यूज़ ने सपोज करें कि जो भी पे किया, सपोज करें कि 3 या 5 लाख रुपीज़ दे दिए, आपकी ट्रांसपोर्टेशन पे एक्सपेंसेस आए आपके, आपको माइनस करके फिर उस पर टैक्स देना चाहिए। लेकिन इनकम फ्रॉम सैलरी में डिडक्शन अलाउड नहीं है। आपने जो भी ग्रॉस सैलरी ले रहे हैं सब की सब पे टैक्स देना है। वेयर बिजनेसमैन जो है ना, उसके पास ये सारी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है टू प्ले। अच्छा, वो एक्सपेंस सैलरी का भी क्लेम कर सकते हैं, मैंने अपने एम्प्लॉय को दिया, मैंने वेयर हाउस लिया उसका रेंट भी मैंने दिया, उसका भी वो क्लेम कर सकते हैं, मैंने फ्यूल के चार्जेस, मैंने टूल प्लाजा पे स्टिकर्स लगवाए हुए हैं गाड़ी पे, उसका टैक्स, मैंने तरह तरह की जितने। एंड पे होता क्या है, उनकी नेट इनकम बहुत कम हो जाती है, उनको बहुत कम टैक्स देना पड़ता है। लेकिन एक सैलरी वाला जब वो करता है कि मेरी 50 लाख रुपीज़ पर एनम सैलरी हो गई है, उस पर स्लैब लग जाता है 35% का, उसको एक ह्यूज टैक्स देना पड़ता है, वो मैनेज नहीं कर सकता, वो अपने बच्चों की फ़ी भी डिडक्ट नहीं कर सकता, वो अपनी मेडिकल के एक्सपेंसेस भी डिडक्ट नहीं कर सकता, बल्कि क्योंकि लॉ ने बाउंड कर दिया ना, एम्प्लॉयर को कह दिया कि आपने सैलरी उस वक्त क्रेडिट करनी है जब आप डिडक्शन कर चुके हो। तो ये है कि एक कंपल्शन के इनकम फ्रॉम सैलरी वाला क्यों बेचारा नीचे है, और जो रिच और अल्ट्रा रिच पीपल हैं वो क्यों अपनी चीज़ों को मैनेज कर जाते हैं, क्योंकि उनके पास क्वेश्चन अवेलेबल है लॉ के अंदर। क्वेश्चन है, सही है, आपके पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, बिजनेस वाले के पास है, नौकरी करने वाले के पास ये अथॉरिटी या ये ऑप्शन मौजूद नहीं है। बिल्कुल नहीं। जी, सही है। इसलिए जो है ना, दोनों में एक वाज़े फर्क नजर आता है। जो नौकरी वाले लोग हैं और जो बिजनेस वाले लोग हैं। एग्जैक्टली, आपकी नेटवर्थ में इजाफा बड़ा स्लोली होगा, वो रैपिडली ग्रो कर जाते हैं, बिकॉज वो मैनेज कर जाते हैं, अवॉइड कर जाते हैं, कैश में डील कर जाते हैं। आपके पास ये नहीं है, और पीछे 2 ही वो पहलू हैं, एक तो ट्रस्ट नहीं है, सही है, और दूसरा जो है कि मेरा पैसा सही जगह पे इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वो हमारे तक पहुंच नहीं रहा है।
अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है उसके भी तो पेपर्स उसके डॉक्यूमेंट्स लेने, क्योंकि गाड़ी के भी ठीक है, सेल की है प्रॉपर्टी उसके Okay. भी, अगर बच्चों की फ़ी पे टैक्सेशन हो रही है तो वो भी, आई मीन टू से कि आपने जितने भी इनकम के हैं टैक्सेशन जहाँ जहाँ हुई है और जहाँ जो आपके एक्सपेंसेस हैं, Okay. इन सब की डिटेल को इकट्ठा करके और आपके टोटल एसेट्स साल के शुरू में ठीक और साल के एंड में उनकी फर्दर नेचर क्या है, सही क्या है। वो फिक्स्ड एसेट्स हैं, वो कैश है, वो पर्सनल एसेट्स हैं, वो हाउस होल्ड इफेक्ट्स हैं, बैंक बैलेंसेस हैं, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। और मैं एंड पे जो सबसे इम्पोर्टेंट जी, है जी। वो आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है। बैंक स्टेटमेंट भी जरूरी है। एग्जैक्टली, सही है। बिकॉज आपकी बैंक स्टेटमेंट से आपके क्रेडिट्स, आपके डेबिट्स और बैलेंस एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द टैक्स ईयर, सही है। ये कंसल्टेंट को और एक जो रिटर्न फाइल कर रहा है उसको उसके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं एक जो कि एक टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले ज़रूर कंसल्ट करने ज़रूरी चाहिए। हैं और ये होने आपके पास अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। दूसरा 30 जो थी सितंबर थी मेरे ख्याल जी, से जी। टैक्स रिटर्न की जी। डेट, अब वो एक्सटेंड कर दी हुई है उन्होंने ना 15 दिन। हाँ, तो वो उसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप करवाना चाह रहे हैं अपना टैक्स रिटर्न फाइल तो आप करवा सकते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, अगर आप खुद करना चाहते हैं खुद करें, वरना आप कंसल्टेंट से भी सर्विसेज ले सकते हैं ताकि ये स्मूथली प्रोसेस हो जाए। तो हमारे साथ जाहिद रसूल गुराया साहब मौजूद थे, इनकम टैक्स लॉ एक्सपर्ट हैं और उन्होंने हमें बताया कि ये होता क्या है और इसमें क्या कहाँ लूप होल्स मौजूद हैं अभी भी। जाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू कि आप आए इसके ऊपर बात पर। जनाब अब कुछ मामला के हवाले से बात कर लेते हैं कि पंजाब में क्या हो रहा है और ख़ास तौर पर आपको पता है कि कुछ जो मुल्ज़मान पकड़े जाते हैं उन्हें जेलों में रखा जाता है, कुछ को सज़ा हो जाती है और सज़ाए मौत, उम्र कैद और ऐसी कह लें कि इल्ज़ामात में यहाँ पर जब उनकी सज़ा याफ्ता वो हो जाते हैं तो उनको जेलों में रखा जाता है। उनके पीछे उनकी फ़ैमिली का ख्याल कौन रखेगा, उनके जो मामलात हैं वो कैसे तय पाएंगे। तो इसके लिए एक इनिशिएटिव लिया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से, IG जेल खाना जात की तरफ से, कि जो ऐसे लोग जो मेल हज़रात हैं जो अपनी फ़ैमिली से मिल नहीं सकते हैं, जो कि सज़ा याफ्ता मुल्ज़िम हैं, जेल में हैं, तो उनकी जो बेटियां हैं उनके लिए एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि जनाब उनकी शादियां करवाई जाएंगी, उनकी शादियों का ख़र्चा उठाया जाएगा। ये क्या प्रोसेस होगा, किस तरह इसको पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा, अभी तक ये तैयारियां कहां तक पहुंची हैं। मज़ीद और भी चीज़ें हैं जिसको हमने डिस्कस करना है कि जेलों में जो रहने वाले कैदी हैं उनको किस तरह रखा जाता है, जेलों में जगह कितनी है। कहा यह जाता है कि कैदी ज़्यादा हैं और जेलों में जगह कम पड़ गई है, इसके हवाले से क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं। फिर खानों के हवाले से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ें हमारे सामने आ रही होती हैं कि कैदियों को खाना नहीं मिल रहा होता। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं, क्वेश्चंस हैं जो हमने सर से पूछने हैं। तो हमारे साथ IG जेल खानाजात मियाँ फ़ारूक नज़ीर साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सर आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि जेल में जो मौजूद कैदियों की बेटियों की शादियां हैं, इसके हवाले से ये सोच कैसे आई आप लोगों को कि ये इनिशिएटिव लेना है, ये कदम उठाना है और इसकी क्या तैयारियां अभी तक चल रही हैं? जी इसमें यह है कि ये पंजाब गवर्नमेंट का धी रानी प्रोग्राम का जो प्रोजेक्ट है, ये वज़ीर आला पंजाब का स्पेशल एक इनिशिएटिव है जिसमें मुआशरे में वो लोग जो कि अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनके वसाइल कम हैं और उनकी बच्चियां जो हैं वो शादी की एज में हैं, तो उनके लिए ये एक जनरल प्रोग्राम है पूरे पंजाब में। अब इसको हैंडल कर रहा है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पंजाब। तो अभी फिर हमें ये सोच आई कि जब हमने ये देखा सारा मामला कि भाई इस तरह लोगों को एक अनप्रेसिडेंटेडली जो है वो अकोमोडेट किया जा रहा है बच्चियों की शादियों के हवाले से, तो हमने फिर इसमें जो है वो ये चीज़ जो है वो डिस्कस की सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर से, होम सेक्रेटरी साहब पंजाब को हमने रिक्वेस्ट की कि भाई ये जो जेल के अंदर बंद कैदी हैं, एक तो ये खुद जेल में है, घर में कमाने वाला जो बंदा था वो जेल में आ गया किसी वजह से, तो अब ये पीछे फैमिली की जो जिम्मेदारियां हैं वो सारे मामला जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। बिल्कुल ऐसे। तो इन लोगों को भी इसमें शामिल करना चाहिए। तो इसको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो पजीराई मिली और फिर हमने पूरे पंजाब से लिस्टें मंगवाई सही है प्रिजनर्स की जो इस
इवन जो सजाई याफ्ता हैं वो भी, और जो अभी अंडर ट्रायल हैं वो भी, अच्छा, सबकी लिस्टें मंगाई। सही है, ठीक है। तो उसमें फिर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को हमने लिस्टें भेजी हैं और वहाँ पे स्क्रूटनी का अमल जो है वो जारी है। अभी तक कोई तकरीबन 70 के करीब जो केसेस हैं वो मैच्योर हो चुके हैं, जो कि एक किस्म का समझने के क्वालिफाई कर चुके हैं इस प्रोसेस के लिए। बाकी लोगों के साथ, फैमिलीज़ के साथ रब्ता किया जा रहा है, उनको ट्रेस किया जा रहा है, उनके पर्टिकुलर जो है वो चेक किए जा रहे हैं जो एक चेक लिस्ट के मुताबिक। तो ये तीसरे हफ्ते में मोस्ट प्रोबेबली सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हर शहर में ये तकरीबात करेगा और उसमें जो जेल के कैदी हैं उनकी बच्चियां जो हैं उनकी भी शादी करवाई जाएगी, जिसमें 3 लाख रुपए की कैश ग्रांट है। अच्छा। और 30 लोगों का खाना भी जो है उसमें शामिल होगा और ये इज्तिमाई तकरीब होगी जिसमें सब लोग जो है वो शिरकत करेंगे और ये इज्तिमाई शादियाँ होंगी। इज्तिमाई शादियाँ होंगी। और क्या इसमें मतलब ऐसा कोई प्रोसीजर रखा गया है कि उन कैदियों को उनके घर वालों से, अहले खाना से, उनकी बेटियों से मिलवाया जाएगा शादी के मौका जी पर? बिल्कुल बिल्कुल मिलवाया जाएगा। सही है। उसका एक मैकेनिज्म हम बनाएंगे कि किस तरीके से उनको जो है वो आपस में शादी की तकरीब भी उनको थोड़ी बहुत दिखाई जाएगी या सिर्फ मिलवाया जाएगा? जी, उसके लिए जो है वो हम जब ये फाइनल डेट आ जाएगी तो उसके लिए एक हम अमल जो है वो तैयार करेंगे। चले, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि ऑब्वियसली उनका भी हक है कि वो भी इस चीज़ को, इस तकरीब को जो है ना अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से अपनी जो जिम्मेदारी है ना वो निभा सकें। अब कुछ और चीज़ें हैं सर जो कि डिस्कस करनी है हमने कैदियों के हवाले से, ये जेल में कैदियों के हवाले से के हुनरमंद बनाने के लिए कोई इक़दामात लाए जा रहे हैं, बरूए कार लाए जा रहे हैं कि उन कैदियों को जो कि जेल में मौजूद हैं, साल वहाँ पर उन्होंने रहना होता है, तो उनको किस तरह हुनरमंद बनाया जाए? जिसमें देखें जो प्रिजनर हैं उनको जब सज़ा होती है तो सज़ा की 2 किस्में हैं, क्या बामुशक्कत कैद होती है, एक जो है वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट होती है। सही है। तो शुरू से एक कंसेप्ट चला आ रहा था कि जो बंदा सज़ा होकर आता है उससे मशक्क़त लेनी है। तो अभी जो रिसेंटली गुज़श्ता 2 सालों में ये हमने इसमें एक चेंज लेके आए हैं वो ये है कि मशक्क़त तो कैदी ने करनी है, लेकिन मशक्क़त इससे वो करवाई जाए जो इसको बाहर जाके फ़ायदा भी दे। मिसाल के तौर पे पहले हम ये है कि कालीन बनाने का एक कारखाने जेलों में लगे हुए थे, फर्नीचर के लगे हुए थे और इस तरह की चीज़ें थी जो कि हर बंदे को सूट नहीं करती कि बाहर जाके वो काम कर सके। अब बाहर की दुनिया में कारपेट की इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं है, तो उसको फिर हम इस तरीके से हमने नीड असेसमेंट की हर ज़िले की, तो उसके मुताबिक फिर अब हमने जो है वो ट्रेनिंग यूनिट लगाने शुरू किए हैं। अगर जेल में रहते हुए कोई कैदी आला तालीम हासिल करना चाह रहा है तो उसे ये सहूलत मैसर है विद इन द प्रेमिसेस ऑफ जेल, कह सकते हैं? जी, 2 किस्म के केसेस में लोग होते हैं जेलों में। एक तो वो है कि जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, सही उनका है। हमने अडल्ट लिटरेसी जो डिपार्टमेंट है उनके साथ हमारा MOU है। ओके। उनको हम कोशिश करते हैं कि बेसिक लिखना पढ़ना जो है वो सिखा आ दिया जाए जाए। उन्हें। सही है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बाहर स्टडी कर रहे होते हैं तो किसी वजह से जेल में आ जाते हैं, तो वो फिर जहाँ पे उनका लेवल होता है वहाँ से हम उनको आगे लेके चलते हैं। हमारे पास बाकायदा सरकारी ग्रेड 12 के टीचर हैं जो गवर्नमेंट ने रखे हुए हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर से भी इस हवाले से हमें हर किस्म की जो सहूलत है वो मुयसर है। और जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी हमारा उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है कि बग़ैर फ़ीस के वो जो कैदियों का दाखिला है वो हम भिजवाते हैं और उनके एग्ज़ाम दिलवाते हैं। ठीक है कि मतलब अगर तालीम के हुसूल के लिए वो चाहते हैं कि वो आला तालीम हासिल करें तो उनको वो ऑप्शन भी उधर मौजूद है। वो मौजूद भी है और उसकी माफ़ी मिलती है, फैसिलिटेट भी किया जाता है। यानी अगर एक बंदा मैट्रिक करता है जेल में तो उसको 7 महीने माफ़ी मिलती है, और अगर FA करता है, BA करता है, MA करता है तो वो भी 7 से 10 महीने तक माफ़ी है। अगर कोई कुरान हिफ़्ज़ करता है तो 2 साल उसकी कैद कम हो जाती है। अच्छा, और जो तर्जमा के साथ कुरान पाक पढ़ता है तो 6 महीने कैद कम हो जाती है, और अगर नाजरा कुरान पढ़ता है तो 3 महीने की माफ़ी उसको मिलती है। अच्छा, ये भी हमारे लॉ में मौजूद जी है? मौजूद है, बाकायदा कानून साजी गवर्नमेंट ने की है। और इस हवाले से बड़ा एक फोकस है कि बंदा जो है उसको जेल के अंदर इस तरफ लगाया जाए
कि वो कुछ सीखें, सीखकर बाहर अपनी निकले। इस्लाह करें मुआशरे के और लिए दीन बेहतर और दुनिया दोनों में उसको जो है वो और फायदा। मुआशरे के लिए एक बेहतर इंसान बनकर बाहर आए। सही, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और सदर पाकिस्तान जो है वो रियायत दे देते हैं मुल्ज़िमान को या उनकी सज़ा भी माफ़ हो जाती है। तो कैसे मुल्ज़िमान हैं ये, कैसे सज़ा याफ्ता मुल्ज़िमान होते हैं जिनकी सज़ाएँ कम हो जाती हैं या उनको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाता है? ये जो मतलब हीनियस क्राइम में ना हो, दहशतगर्दी में ना हो, मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में ना हो, कैटेगरी बनाई होती है जी लोगों की? कैटेगरी एंटी स्टेट एक्टिविटीज में ना हो, ओके। डकैती, रॉबरी और रेप, इस तरह के जो केसेस हैं उनको आमतौर पे माफ़ी नहीं मिलती, बाकी तमाम लोगों को मिलती है। बाकी लोगों को मिल जाती है, हीनियस क्राइम वाले लोगों को नहीं मिलती है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जेलों में कैदी ज़्यादा हैं, जगह कम पड़ गई है, इसके लिए क्या इकदाम किए जी, जा रहे ऐसे हैं? बिल्कुल जेलों में ये जगह है या नहीं है, वाकई ऐसा है? जगह का इशू ये है कि जो हमारा सेंट्रल पंजाब है ना जी, जिसमें गुजरांवाला है, सियालकोट है, शेखुपुरा, लाहौर, कसूर वगैरह की जेलें हैं, यहाँ पे आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ी है और जेलों में भी आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ी है। और यहाँ पे हमें इस तरह के मसाइल जो है ओवर पॉपुलेशन के वो दरपेश हैं। बाकी पंजाब जो है उसमें इतने ज़्यादा मसाइल नहीं है, क्योंकि हमने कोई 14 के करीब नई जेलें पिछले 10 साल में बना के तो फंक्शनल की हैं। सही है। तो अभी उससे कोई हमें नई बड़ा जेल बन रही है? वैसे कोई अभी इनिशिएटिव ले रहे हैं? 3 ख़वातीन की जेलें बन रही हैं, अच्छा। लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद में, जो कि इंशाल्लाह ताला इसी साल दिसंबर तक जो है वो फंक्शनल हो जाएंगी। और उससे भी हमें ख़वातीन की जो ओवर क्राउडिंग है उसको मैनेज करने में बड़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा एक नई डिस्ट्रिक्ट जेल पिंडी जो है वो बन रही है, ननकाना साहब में जेल बन रही है, और नए साल के लिए अभी लाहौर में एक नई जेल और सियालकोट में नई जेल के लिए जो तरक्याती सालाना प्रोग्राम है उसमें वज़ीर आला पंजाब ने ये स्पेशल इनिशिएटिव के तहत ये 2 जेलें जो है वो नई बनाने की मंजूरी दी है। ठीक है, मतलब लाहौर में भी एक नई जेल और जो एग्जिस्टिंग जेलें हैं जहाँ पे ओवर क्राउडिंग है वहाँ पे हम नई बैरक्स बना रहे हैं। अच्छा। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रिजनर जो है उसमें अकोमोडेट हों। सही है। और ओवर क्राउडिंग का जो प्रेशर है उसको रिलीज़ किया मतलब अभी वैसे ओवर क्राउडिंग है? हाँ जी, इन सेंट्रल पंजाब की जेलों में आप कह सकते हैं कि अभी है। हाँ जी। कि जगह नहीं है, प्रिजनर्स ज़्यादा हैं, कैदी ज़्यादा हैं, तो उनके हवाले से जो है ना वो नई जेलें बनाई भी जा रही है और बैरक्स भी बनाई जा रही है, जिस तरह आईजी जेल खाना जात ने हमें बताया है। मियाँ फारूक नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आईजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू कि आप आए, इसके ऊपर बात की है हमारे साथ कि जेलों में क्या सूरत हाल रहती है। और जो नया धी रानी प्रोग्राम है और उसमें कैदियों की बेटियों की भी शादी कराई जा रही है, ये भी एक नया इनिशिएटिव लिया गया है। फिर मुख्तलिफ चीज़ें थी जिनको हमने डिस्कस किया है। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ स्किन के हवाले से बात कर लेते हैं और स्किन टाइप के मुताबिक हमें किस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए जो कि हमारी स्किन को मज़ीद ग्लोई बनाए, मज़ीद उसकी सेहत को बेहतर करे। और इसके लिए हमने आज डॉक्टर अजीम जहांगीर को जो है ना वो दावत दी है। वो हमें बताएंगे कि कौन से स्किन टाइप के लिए कौन से प्रोडक्ट्स ज़रूरी होती है। जिस तरह कुछ ऐसे स्किन टाइप है ना जिन पे लिखा होता है ऑल स्किन टाइप, फॉर ऑल स्किन टाइप, क्या वो वाकई सबके लिए होता है या उसको नहीं लगाना चाहिए? सेंसिटिव स्किन वालों को क्या करना चाहिए, ड्राई वालों को क्या करना चाहिए? मौसम चूँकि चेंज हो रहा है तो उसके लिए आज हमने डॉक्टर साहब को बुलाया। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र जनाब। डॉक्टर साहब, स्किन टाइप के मुताबिक प्रोडक्ट यूज़ करना कितना ज़रूरी है हमारे लिए ताकि हमारी स्किन अच्छी हेल्दी भी रहे और ग्लोई भी हो? देखें, 2 चीज़ें। पहली तो इस बात को समझ लें कि जो हमारी बहुत बड़ी कंपनियों की भी या जो वेस्ट में जो इजाद हुई चीज़ें वो एक्चुअली हमारी जल्द के लिए नहीं बनी। तो अब हम डॉक्टर का ये फ़र्ज़ बनता है कि लोकल जल्द के मुताबिक हम रिसर्च करें और उसको डेवलप करें। तो पहली बात तो ये कि जब भी आप कोई जल्द का कोई ख़रीदें चीज़ तो ये इंश्योर करें कि वो किसी प्रॉपर कंपनी की बनी हुई है या किसी गॉड फॉरबिड इन्फ्लुएंसर ने सिर्फ वो इन्फ्लुएंस से किया, इन्फ्लुएंस करके या प्रमोट करके किया। सही है। तो वो डॉक्टर की किसी बनी हुई चाहिए या डॉक्टर की टेस्टेड होनी चाहिए वो चीज़। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट वजह यह है कि हमारी स्किन जो है वो गोरों की स्किन से टोटली मुख्तलिफ है। हमारी स्किन जो है बड़ी जल्दी, फ़र्ज़ करें रेटिनॉल सीरम है तो वो बड़ी जल्दी जल्द को हमारी खुश कर देगा। मेंडालिक एसिड सीरम में बहुत ज़्यादा जल्दी खुश कर देगा। तो हम लोग जो पाकिस्तान में जब रिसर्च करते हैं
तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम वो जिल्द की दवाइयाँ बनाएं जो हमारी स्किन टाइप के लिए। सही है। अब हमारी स्किन टाइप जो है, स्किन की 6 टाइप्स हैं। 6 टाइप्स हैं, टाइप 1 से लेके टाइप 6 तक। अब ये जो है ये जिल्द के कलर पे पता थी बस। हाँ जी, वो जो 3 या 4 हैं वो एक्चुअली नॉन फिजिशियन टाइप्स हैं जो कि ब्यूटिशियन बताती हैं। अच्छा। एक्चुअली जो स्किन की टाइप्स हैं वो 6 हैं। ओके। इसको फिट्जपैट्रिक स्किन टाइप 1 2 3 4 5 6 कहते हैं। जो 1 है वो होती है जो ही आप खड़े होंगे धूप में फौरी तौर पे आपकी जिल्द जल जाएगी। और वो होती है बहुत ही ज़्यादा स्कैंडिनेवियन कंट्री या नॉर्थ पोल के करीब जो रहते हैं, जो बहुत नॉर्थ में रहते हैं लोग, ये हमारे पाकिस्तान के नॉर्थ में नहीं बल्कि ममालिक में जो नॉर्थ में रहते हैं जिसका स्कैंडिनेवियन कंट्रीज होगा, वहाँ पे जिल्द बहुत ही हल्की होती है क्योंकि वहाँ पे धूप नहीं जाती। तो अल्लाह ने मेलानोसाइट्स जो हैं रंग बनाने वाले खलिए बहुत ही कम रखे हुए हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमने लगानी है, वो गोरों के लिए उसकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल उनको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन का मसला ही नहीं है। पिगमेंटेशन का मसला हमारी स्किन टाइप में है, लेकिन हम खुशकिस्मत है कि हमारी पिगमेंटेशन हो जाती है जिसकी वजह से हमारी जिल्द महफूज रहती है, हमें स्किन कैंसर नहीं होता। ओके। लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि आप धूप में जाएंगे और सन ब्लॉक नहीं लगा के जाएंगे। आप सन ब्लॉक वो लगाएंगे, अब गोरे जो हैं वो सन ब्लॉक वो भी लगा सकते हैं जो कि उनकी टाइप के लिए ठीक है, लेकिन हमारे लिए सन ब्लॉक लगाने में हमें वो सन ब्लॉक लगाना है जो टिंटेड हो, जिसमें विजिबल लाइट के खिलाफ भी प्रोटेक्शन हो। यानी हमने पहले समझता थे कि जितने भी सन ब्लॉक्स आते हैं वो 2 तरह के हैं, यूवीए और यूवीबी। ये ना नज़र आने वाली लाइट है, अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी नज़र नहीं आती। अब हमें पता चला है कि जो विजिबल लाइट, जो नज़र आने वाली लाइट है, यानी कुछ लाइटें ऐसी हैं जो नज़र नहीं आती, जो नज़र आने वाली लाइट है उसके खिलाफ भी सन ब्लॉक अब पाकिस्तान में आने लग गए हैं। तो उसको आपने देखना है कि वो विजिबल लाइट प्रोटेक्शन उसके ऊपर लिखा हो और अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी भी हो। अब जो तीसरी वजह से लेटेस्ट जो कुछ चीज़ें आई हैं उसको भी अब आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि लोगों का ख्याल था कि सिर्फ अल्फा आर्ब्यूटिन है, नायासिनामाइड है, कोई रेटिनॉल है या कोई मेंडेलिक एसिड है, ये 4-5 लोगों को नाम आते थे। इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपने वो प्रोडक्ट लेनी है जो हमारी स्किन पे सूट करे। यानी रेटिनॉल अगर आप किसी ऐसी कंपनी की लेंगे जो कि सिर्फ गोरों के लिए बनी है तो हमारे लिए वो रेटिनॉल खुश्क करेगी। अब जो लेटेस्ट चीज़ें हैं अब आप उसमें आपके आर्मामेंटेरियम में आपकी चीज़ों में वो भी शामिल हो सकते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे लेटेस्ट जो है वो होते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सोसोम्स। अब एक्सोसोम्स आपने ये सुना होगा सिर्फ इंजेक्ट करने वाले हैं कि टीके लगाने पड़ते हैं एक्सोसोम्स के। अब उससे जो सबसे लेटेस्ट विद इन द लास्ट मंथ और सो जो सबसे लेटेस्ट चीज़ें आने शुरू हो गई वो है, उसको कहते हैं टॉपिकल एक्सोडर्म। यानी वही वाले एक्सोडर्म अब आपको इंजेक्शन की बजाय, अगर आप इंजेक्शन से डरते हैं तो आप एक्सोसोम्स जो हैं वो टॉपिकली स्किन के ऊपर भी लगा सकते हैं। अच्छा, अब ये जो एक्सोसोम्स हैं आपने स्टेम सेल्स का सुना होगा। स्टेम सेल्स कहते हैं कि वो सेल्स हैं जो कभी बूढ़े होते ही नहीं हैं और वो बहुत कम होते हैं, यानी वहीं से सारे बनते हैं। अगर स्टेम सेल्स को महफूज कर लिया जाए तो बड़ी अच्छी चीज़ है। अब ये एक्सोसोम्स वो चीज़ें हैं जो स्टेम सेल्स बनाते हैं। सही है, क्या बात है। यानी स्टेम सेल्स जो बनाते हैं इससे आपकी स्किन बेहतर होती है, बाल अच्छे होते हैं। मैंने कहा ना आप आदि तो डर्मेटोलॉजिस्ट बन गई है अब, तो बाल अच्छे होते हैं, जिल्द में पिगमेंटेशन ठीक होती है, झुर्रियाँ ठीक होती हैं, तो इट्स ऑल इन वन पैकेज काइंड ऑफ अ थिंग है। तो दिन में आप एक दफ़ा ज़रूर एक्सोसोम लगाएंगे। अब जो एक्सोसोम है वो लेकिन एक्सोडर्म लगाएंगे, डर्मेटोलॉजी वाले एक्सोडर्म लगाएंगे, यानी स्किन वाले एक्सोसोम्स लगाएंगे आप। तो एक्सोडर्म जो है वो है जो कि स्किन के लिए होता है। एक्सो जो स्किन जो फॉलिकल्स के लिए अलग से होते हैं, हेयर फॉलिकल्स के लिए वो थोड़े से और डिफरेंट होते हैं। अब ये जो है ये जो टॉपिकल हैं एक्सोसोम्स जो हैं, अब अगर आपने एक्सोडर्म फर्ज करें रात को लगाए तो दिन के वक्त आप स्किन को प्रोटेक्ट करेंगे और स्किन को लाइटनिंग एजेंट लगा सकते हैं, विटामिन सी लगा सकते हैं। विटामिन सी आपने 30% तक आप लगा सकते हैं, ठीक है। और आपने तमाम चीज़ें पहले ही हफ्ते नहीं लगानी शुरू कर दी। नहीं तो ये विटामिन सी और ये कौन लोग लगा सकते हैं, कौन से स्किन टाइप वाले लगा सकते हैं? यस, अब आगे बात के, अब तो आपने अगर आपकी लाइटर स्किन टोन है तो आप अपनी जिल्द का ज़्यादा ख्याल रखेंगी, ठीक है। सन ब्लॉक ज़्यादा लगाएंगी। अगर आपकी डार्कर स्किन टोन है तो सन ब्लॉक आपको कम लगाने की ज़रूरत है, लेकिन लगाएंगी आप भी ज़रूर। सही है। नंबर 2, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपने फ़र्ज़ करें सुबह के वक्त आपने नायासिनामाइड सीरम लगा लिया या आपने अल्फ़ा आर्ब्यूटिन लगा लिया। अल्फ़ा आर्ब्यूटिन सीरम जो है वो करता है आपकी जिल्द का इवन टोन। तो आपने सुबह को वो लगा लिया, उसके ऊपर आपने लगा लिया सन ब्लॉक, और रात को सोने से पहले आप लगाएंगे एक्सोडर्म लगाएंगे, या आप एक्सोडर्म के साथ साथ आप एक दिन ऑल्टरनेट कर सकते हैं रेटिनॉल सीरम के साथ, ताकि आपकी जिल्द को
के अंदर कोलेजन भी Boost, प्रोड्यूस हो हाँ। और वो भी हो। अगर आपको सही। कोई थोड़े बहुत दाने भी निकल रहे हैं तो फिर आप 2 in 1 करेंगे। अच्छा, तो नियासिनामाइड जो है वो दानों के लिए बहुत मुफीद चीज़ है। ये वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो कि मेडिकल की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, ये आप वैसे ही ओवर द काउंटर जाके ले सकते हैं। जी। इन सीरम फॉर्म और सीरम फॉर्म मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छी आप वो ले सकते हैं। सबसे आखिर की जो बात है वो ये कि फ़र्ज़ करें आपने मैंडेलिक एसिड सीरम लगा लिया या आपने एक्सोसोम सीरम दिन के वक्त भी आप लगा सकते हैं। ठीक है। आपने वो एक्सोडर्म लगा लिया और एक्सोडर्म के बाद आपने कहा कि अब मुझे इसको सन प्रोटेक्शन भी करनी है। उसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो धूप की हिद्दत की वजह से वो प्रोडक्ट ख़राब नहीं होगी आपकी जल्द पे लगी हुई, जी, और दूसरा कि आपकी सन ब्लॉक भी आपने लगा लिया। अब जो सन ब्लॉक आप लगाएंगे, बजाय इसके कि आप सन ब्लॉक अलग लगाएं, मॉइस्चराइज़र अलग लगाएं और उसके ऊपर आप बेस अलग लगाएं, तो आप बेस वाला सन ब्लॉक लगा लेंगे जिसको हम कहते हैं टिंटेड सन ब्लॉक, और उसके ऊपर लिखा होना चाहिए विजिबल लाइट प्रोटेक्शन। ठीक है। तो ये आपके उसके ऊपर लिखा होना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये जो ऑल स्किन टाइप प्रोडक्ट्स होते हैं, ये वाकई ऑल स्किन के लिए सूटेबल होते हैं या फिर नहीं लगाने चाहिए? जहाँ पर भी लिखा ना ऑल स्किन टाइप्स, हाँ। आप वो बिल्कुल लगा सकते हैं। ओके। लेकिन किसी डॉक्टर से मशवरे के बाद, या हमने जिस तरह एक अपनी फ्री लाइन हमने दी हुई है लोगों को कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट लेनी हो तो हमने एज अ सोशल सर्विस हम ये कहते हैं कि हमारे से सिर्फ पूछ लें, उसकी कोई फ़ीस नहीं है। वो मैंने आपको नंबर पहले भी बताया हुआ था, कोई फ़ीस नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई वो बेचने के लिए नहीं बैठे हुए। तो 0311 ये हमारे क्लिनिक का नंबर है। 0311 077 तो आप इसको 2 कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 तो ये कि अगर आपके पास अपॉइंटमेंट लेनी है उसके लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन असल बात है वो ये कि अगर आपको प्रोडक्ट का नहीं समझ आ रही तो हम आपको गाइड कर सकते हैं कि आपकी स्किन के लिए कौन सी प्रोडक्ट बेहतर होगी। ठीक है जी, अजीम जहांगीर हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।